नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। फरीदाबाद से आई एक महिला से मथुरा की राधेश्याम कॉलोनी में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में इलाका पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर पीड़िता ने एसएसपी से गुहार लगाई है। एसएसपी कार्यालय पर अपनी गुहार लेकर आई ये महिला फरीदाबाद की रहने वाली है। इस महिला के मुताबिक चंद्र रोज पूर्व उसके जानकार मथुरा में किसी कार्यक्रम के बहाने लेकर राधेश्याम कॉलोनी पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक मकान में बंधक बनाने के बाद उसके साथ जबरन बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता जब अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो उसकी शिकायत नहीं सुनी गई, लिहाजा वो अपनी फरियाद लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने अपनी व्यथा बताई। फरीदाबाद की रहने वाली हूँ और राधेश्याम कॉलोनी में आए नुन्ना प्रोग्राम में आए थे सर। हम 40 में मैं आए थे सर। मैं अपने मायके में गई, मायके से फिर मैं आई वापस दोबारा। इनने बोला कि हम फरीदाबाद जा रहे हैं, फिर से गए नहीं, फिर मैं मायके में ही रह गई। मैं फिर वहाँ से 40 में तो इधर दूसरे घर में आई थी सर बाथरूम के लिए। तो मैं बाथरूम करने के लिए मैं फिर कमरा में गई। कमरा में मैंने बोला कि कोई कंगा वंगा हो तो देना, मैं सिर काटूंगी। तो उस औरत ने कहा कि इस कमरे में नहीं है, दूसरे वाले में चली जाओ। मैं जैसे दूसरे वाले में गई तो बाहर से झट कुंडी लगा दी नुन्ना के लड़के ने, फिर अंदर से लगाई है। जब मेरे साथ बलात्कार किया। क्या प्री प्लानिंग कर रखी थी पहले? जी हाँ। क्या लोगों ने बलात्कार किया? फारूक ने, एक ने। फिर स्थानीय थाने गई आप? जी गई, मेरी से कोई सुनवाई नहीं करी उनने। क्या किया? वो ने किया कि चली जाओ, दूसरे के पैर को तोड़ देंगे, जहाँ कोई नहीं है। वृंदावन की एक एनजीओ संस्था में कार्यरत अलीगढ़ की एक युवती की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एनजीओ संचालक द्वारा उसकी पीट कर हत्या की गई है। मथुरा के कोतवाली वृंदावन क्षेत्र में एनजीओ संस्था में कार्यरत एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया गया कि बहादुरपुर थाना अकबराबाद अलीगढ़ निवासी 22 वर्षीय डोली नामक युवती ने वैकेंसी निकलने पर वृंदावन के कृष्ण बलराम रेजिडेंसी में स्थित द केयर फर्स्ट फाउंडेशन नामक एनजीओ संस्था में नौकरी की। डोली का परिवार बहुत ही गरीब था, लिहाजा उसने 1 जनवरी को नौकरी ज्वाइन की। तब से वो लगातार 3 महीने से इसी संस्था में कार्यरत थी, जिसकी गुरुवार को अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका के शरीर पर चोट के निशान हैं। पुलिस द्वारा इस बात की खबर किए जाने पर डॉली की मां और बहन भाग्यश्री वृंदावन पहुंच गईं। उनका आरोप था कि उक्त एनजीओ संचालक 40 वर्षीय सुयश त्रिपाठी ने अपने से आधी उम्र की डॉली से जबरन शादी कर ली और उसका लगातार वो उत्पीड़न कर रहा था। इसी के चलते उसने डॉली की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि डॉली की हत्या हुई थी या कोई अन्य कारण शामिल रहे। लेकिन डॉली की बहन भाग्यश्री ने अपनी बहन की हत्या की बात कही। वो जॉब में बर्गिंडी ऐप में देख के आई थी जॉब से, वहाँ पे आके वृंदावन में देखा था। तो यहाँ पे उन्होंने कॉन्टेक्ट मिला तो उन्होंने बात की थी कि जॉब मुझे जॉब चाहिए, तो बोल रहे थे हाँ आ जाओ। तो यहाँ पे आई थी वृंदावन में 1 जनवरी को। जनवरी आके यहाँ पे कुछ दिन रही थी, मैं भी उसके साथ रही थी। कुछ दिन रह के फिर वो घर आ गई थी। ऐसा कुछ नहीं था, जब तक नॉर्मल सब ठीक था। और मेरे ऐसे आने के बाद उसने उस पर मारना पीटना शुरू कर दिया और ज़बरदस्ती ऐसी बोल रहा है शादी कर ली है और उसे वो कर ली है। और सुयश नाम है? हाँ, सुयश त्रिपाठी। किस नाम से चलता है? द केयर फंड फाउंडेशन। द केयर फाउंडेशन। अच्छा, तो ये बताया जा रहा है कि शादी वादी वाली बात कोई? हमें तो ऐसी कुछ पता ही नहीं पड़ी, उसने ज़बरदस्ती कर ली और अब मार दी वो। तो आपको कैसे खबर लगी? यहाँ से फ़ोन गया था रात के 11 बजे, पुलिस वालों ने फ़ोन किया था कोतवाली में। अच्छा। बृहस्पतिवार की रात मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गोवर्धन थाने का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने त्योहार पर सजगता बरतने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित किया। मथुरा के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा आगामी पंचायत चुनावों को लेकर भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। उन्हें बताया गया कि किस तरीके से चुनावों में माहौल तैयार करना है और किसी भी संवेदनशील इलाका और अति गंभीर विषय पर क्या कार्रवाई करनी है, उसके बारे में भी पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए। और उनके द्वारा बताया गया कि आगामी चुनावी सीजन उनके लिए काफ़ी चुनौती का विषय है, जिसको लेकर वो काफ़ी गंभीर हैं। देखिए, विशेष रूप से विगत 2 महीनों में होली का त्यौहार ब्रज क्षेत्र में बड़े स्तर पर मनाया जाता है और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं मंदिर के दर्शन के साथ साथ परिक्रमा भी करते हैं और होली का त्यौहार भी मनाते हैं। तो हमारे सभी पुलिसकर्मियों ने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है। बहुत अच्छा होली का त्यौहार यहाँ पर मनाया गया है और सबने लगातार पिछले इस समय में
दिन रात की मेहनत करके, ड्यूटी करके श्रद्धालुओं को दर्शन भी करवाए हैं, दर्शनार्थियों को परिक्रमा में भी सहयोग किया है। इस सबके लिए आज उनको शाबाशी देने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और दूसरा मेन जो मुद्दा है, आने वाले दिनों में जो पंचायत चुनाव होने हैं उसकी तैयारियों की समीक्षा करना। हमारा प्रत्येक पुलिसकर्मी इन चुनावों में जो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको वो समझे, उसके क्या दायित्व हैं, उसके द्वारा क्या कार्रवाइयाँ की जानी हैं और कैसे ये हर पुलिसकर्मी को मथुरा पुलिस का टीम का मेंबर बनके इस पंचायत चुनाव को कैसे शांतिपूर्वक ढंग से कराना है, उसकी समीक्षा और उसकी चर्चा भी आज हमारे द्वारा यहाँ पर की गई है। और मुझे पूर्ण आशा है कि हम लोग एक टीम की तरह, जैसे पहले चुनौतियाँ जो भी सामने आई हैं उनको हमने सफलतापूर्वक उसका निर्वहन किया है। आगे आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसको भी शांतिपूर्वक ढंग से इस क्षेत्र में करवाया जाए, उसके लिए हम लोग दृढ़ करें। मथुरा में अखिल भारतीय भारत हिंदू महासभा ने शुक्रवार को एक ज्ञापन जिलाधिकारी नवदीप सिंह चहल को सौंपा। वहीं उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद में मंदिर के साक्ष्यों को छेड़छाड़ कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। शाही मस्जिद में मंदिर के साक्ष्यों को मिटाने और उनसे छेड़छाड़ कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। अखिल भारतीय भारत हिंदू महासभा द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी नवनीत चहल को शुक्रवार को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से संगठन के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर स्थापित अवैध शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना था कि जो साक्ष्य वहाँ मौजूद हैं उन साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जा रही है और उन साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश भी की जा रही है। उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, ये मांग उन्होंने जिला प्रशासन से की है। अगर जल्द ही मंदिर के साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं रोकी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को दी है। एक्चुअली हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक जी द्वारा एक याचिका दायर की गई थी कि जन्मभूमि हमारी है और हमारा परम सिद्ध अधिकार है, क्योंकि यहाँ ये देश सनातनियों का देश है। यहाँ मुगल आक्रांता आए, उन्होंने देश को लूटा और अपने कलंकित निशानियों को यहाँ बना के चले गए, जो कि अयोध्या में भी बनाया और ज्ञानवापी एक मस्जिद बनाई, वो भी बनाई और यहाँ पे शाही मस्जिद का भी निर्माण किया, क्योंकि ये हिंदुओं का अधिकार है। और हिंदुओं का अगर शाही मस्जिद में जो वहाँ पे हमारे मंदिर हैं, मस्जिद है, वहाँ हमारे बहुत से चिन्ह हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा लूटने का कार्य किया कि तो अखिल भारत हिंदू महासभा को ये भय सता रहा है, डर है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर जो हमारे साथ हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाए। इसीलिए आज हम जिला मुख्यालय आए हैं और माननीय डीएम साहब को अपने ज्ञापन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि किसी भी सबूत के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो अखिल भारत हिंदू महासभा न्यायालय पे भी विश्वास रखता है और अपने अधिकारों पे भी विश्वास रखता है। अगर कहीं भी छेड़छाड़ हुई तो शाही मस्जिद को गिराने का कार्य भी अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा किया जाएगा, जो कि हमेशा से अखिल भारत हिंदू महासभा सन 1915 से केवल मठ मंदिर और हिंदुओं के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता आ रहा है। इसी तरह से हमेशा अपनी लड़ाइयों को लड़ता रहेगा। कोर्ट में हमने याचिका लगाई थी श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी है, वहाँ शाही मस्जिद बना दी गई है। उसको हटाने के लिए हमने याचिका दायर की थी, जो 26 फरवरी को फाइल ने स्वीकार कर लिए, वो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया फाइल हमारी। आज हमारी तारीख थी, हम लोग यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन में हमारा ये है कि शाही ईदगाह के अंदर जितने भी हमारे साक्ष्य मौजूद हैं, जितने भी निशान हमारे मौजूद हैं, जितने भी चिन्ह हमारे मौजूद हैं, उनसे छेड़छाड़ ना की जाए, उनको खुर्द-बुर्द ना किया जाए। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, प्रशासन उनकी देखरेख करे, प्रशासन जिम्मेदारी ले कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाएगी। और वो उनकी जिम्मेदारी हम याद दिलाने आए हैं, उनको जिम्मेदारी देने आए हैं कि वो हमें सुरक्षित रखें उनको और सुरक्षा रखें उनकी। मथुरा के गिरजाघरों में गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु को याद किया गया। वहीं सभी ने प्रभु यीशु को याद करते हुए प्रार्थना की। 2000 साल पहले ईसा मसीह को सूली की सजा दी गई थी। इस दिन ईसा मसीह को तमाम शारीरिक यातनाएं दी गईं, क्योंकि उन्होंने घोर विलासिता और अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए लोगों को शिक्षा देने का काम किया था। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई समाज के लोग गिरजाघर पर जाकर प्रभु यीशु को याद करते हैं। चर्च में घंटा नहीं बजाया जाता, बल्कि इसकी जगह लकड़ी के खटखटे से आवाज की जाती है। प्रभु यीशु निर्दोष होने के बावजूद उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली पर ईसा मसीह 6 घंटे बाद अपने प्राण यह कहते हुए त्यागे कि हे पिता, मैं अपने प्राण आपके हाथों में सौंपता हूँ। ईसा मसीह को घोर यातनाएं दी गईं। कट्टरपंथियों ने ईसा मसीह का घोर अपमान किया। ईसा मसीह को कांटों का ताज पहनाकर उनका यहूदियों का राजा कहकर मजाक उड़ाया। मनुष्य जाति के उत्थान के लिए ईसा मसीह ने ये बलिदान किया। इसीलिए हम इस दिन को गुड फ्राइडे, होली फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं। उसने कांटों का ताज पहना आज के दिन, क्या ये पूरा हो चुका? या ये पूरा हो चुका कि जो उसने अपना लहू बहाया? या पूरा हो चुका जो पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी कही गई थी प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो पूरी हो चुकी
उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। यहाँ पे हम प्यास को दो कैटेगरीज में, दो टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहली शारीरिक प्यास और दूसरी प्यास पापियों को नाश होने से बचाने की प्यास। कासगंज में रंग पंचमी के अवसर पर भगवान बरा की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ भगवान बरा मंदिर के प्रांगण से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि फिल्म एक्टर राकेश राजपूत रहे। कासगंज में होली के 5 दिन बाद यानी रंग पंचमी के अवसर पर भगवान बराह की शोभा यात्रा निकालकर होली खेली जाती है। यहाँ होली खेलने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लोग यहाँ आते हैं। शोभा यात्रा का शुभारंभ वराह मंदिर के प्रांगण से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि फिल्म एक्टर और समाज सेवी राकेश राजपूत वराह भगवान एवं मां गंगा की आरती उतार कर किया। शोभा यात्रा में आधा दर्जन भव्य झांकियां सम्मिलित हुई, जिसमें गंगा, वराह, भोलेनाथ, खाटू श्याम, गणेश, विष्णु भगवान आदि भगवान की झांकियां दिखीं। वहीं सैकड़ों नगरवासी और भक्त धार्मिक भजनों की थाप पर नाचते नजर आए। यात्रा का शुभारंभ वराह मंदिर मोहल्ला चक्रतीर्थ से होते हुए कटरा मठ, सब्जी मंडी, कचला गेट, सावर गेट, बस स्टैंड, मोहल्ला बदरिया, चंदन चौक, मोहल्ला किराया होते हुए बराह प्रांगण खास चौक में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में चारों तरफ रंग से सराबोर युवक थिरकते नजर आए। वहीं बाहर से आए कलाकारों ने लट्ठमार होली का भी आयोजन किया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। विगत हमारे यहाँ 500 वर्ष से गंगा बारहा के साथ में हम लोग तरह तरह के अलग अलग मोहल्लों से, प्रत्येक मोहल्लों से एक एक टोली निकाल के गंगा बारहा को रंग पंचमी पर होली का आयोजन किया करते थे। अब हमारे गंगा भक्त समिति और गंगा सभा के दोनों के मिक्स होने से और सारे लोगों की जो पूरे मोहल्लों की अन्य अन्य टोलियां थी, उन सब टोलियों को एकत्रित करके और हम सब गंगा बारहा के साथ में बहुत ही भव्य रंग पंचमी को एक सिंगल आयोजन हमारा ये रहता है, आओ खेले गंगा बारहा संग होली। अगर बात की जाए कहाँ से ये शुरू हुई है और कहाँ पे समाप्त होगी? भैया हम भी देखो सुनते आ रहे हैं, हमने अपने पिता से सुना, अपने बाबा से सुना, पर बाबा से सुना। यह लगभग 500 वर्ष का इतिहास तो हमको पता है कि 500 वर्षों से हम और ये सारे लोग होली खेलते आ रहे हैं। उससे पहले का क्या है वो हमको जानकारी में नहीं। 1 अप्रैल को गेहूं की खरीद को लेकर हरियाणा सरकार के सभी दावे फेल हो गए, क्योंकि किसानों के पास अभी तक SMS नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में किसान अपनी फसल को लेकर जाएं तो जाए कहां? 1 अप्रैल को गेहूं खरीद को लेकर सरकार के सभी दावे फेल हो गए, क्योंकि किसानों के पास अभी तक SMS नहीं पहुंचे और जब तक SMS नहीं पहुंचते आड़ती उनकी फसल को नहीं खरीदेंगे। वहीं दूसरी ओर किसानों के प्रति प्रशासन का रुख सख्त दिखाई दे रहा है, जहां प्रशासन ने कह दिया है कि बगैर मैसेज के गेट पास नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में किसान अपनी फसल को लेकर जाएं तो आखिर कहां जाएं? इससे पूर्व मैपिंग का काम अर्थ क्रिया से करते थे, जिससे किसानों को दिक्कत नहीं होती थी। जिसकी फसल तैयार रहती थी उसको वो मंडी में मंगाते रहते थे। किसानों का कहना है कि अब उन्हें सरकार की इस नई व्यवस्था से डबल खर्च करना पड़ेगा। पहले से ही फसल इस बार कम हुई है, ऊपर से सरकार की नई नीति ने उन पर खर्च डाल दिया है। मंडी पे ये पूछे कौन अखबार में आई थी 1 तारीख को मंडी चालू होगी। अनपढ़ आदमी से पढ़े लिखे भी नहीं है, ट्रैक्टर हैं जो किराए के हैं, घर गिरने की कोई हमारे पास जगह नहीं है। गिरे तो फिर डबल मजदूरी लगेगी। हाल में वैसे गेहूं नहीं बैठ रहा जी। मेरे गेहूं कट रहे हैं जी फिलहाल में। अब मेरे पास साधन फिलहाल तो है एक बार का तो जी, लेकिन वो अब मैसेज तो आया नहीं है। अब गेहूं को घर पे डालना, फिर उसके बाद मैसेज की पता नहीं कब आए, कब गेहूं डलेगा जी। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा गेहूं कम से कम मंडी में तो एक बार डल जाए जी, मेरा किराया भी बचेगा और फिर दोबारा से भरना या मेहनत भी बचेगी, मेरी मजदूरी बचेगी। मैं तो यही चाहता हूँ। आपने आड़ती के पास फोन किया था, आड़ती ने क्या बोला जी आपसे? आड़ती ने बोला कि भाई जब तक मैसेज नहीं है तो हम बताओ कैसे आपका गेहूं ले सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर मां श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी,
माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। दिल्ली की सीमा पर गांव खोरी में बनाई गई अवैध बस्ती पर नगर निगम का महाबली चला। वहीं कब्जा हटाए जाने पर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध भी किया। निगम अधिकारियों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई के दौरान छोटे बड़े मकानों को ध्वस्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद के सूरज कुंड रोड स्थित खोरी गांव में जबरदस्त तोड़फोड़ चल रही है। करीब 100 एकड़ जमीन पर लोगों ने मकान बनाए हुए थे। पुलिस के करीब 10 एसीपी, नगर निगम के 3 जॉइंट कमिश्नर और लगभग 2000 पुलिसकर्मी तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सुबह से भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम का दस्ता खोरी में अवैध बस्ती पहुंच गया। नगर निगम की जेसीबी ने तोड़फोड़ शुरू की तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान छोटे बड़े मकानों को तोड़ा गया है। छोटा आज कोरोना का टाइम पे ऐसे हम लोगों ने उधार दिया। हमारा छोटा छोटा देखो कितना छोटा हमारी बच्चा है। हमारा बच्चा को आज बाहर लेके धूप में बैठी हुई है, पानी तक नहीं है। क्या हम लोगों ने इनको बिगाड़ा? मेरे घर में कुछ नहीं, कल रात को एकदम से शाम के टाइम आया पुलिस फोर्स आया, कहते सारी हम तोड़ देंगे इसको। तो एकदम सुबह 8:30 बजे करे सारी तोड़ना चालू कर दिया। बिल्कुल ही बाकी कुछ भी नहीं हुआ हमारा। सारा ऐसे कैसे आधा सामान तो इसमें भी पड़ा है अभी भी। देखिए, ये जो कार्रवाई है माननीय डीसी साहब, माननीय कमिश्नर साहब, एमसीएफ के आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्लियर कट ऑर्डर है। जितनी भी एमसीएफ की लैंड है जो नोटिफाइड फॉरेस्ट जोन है उसको एनक्रोचमेंट फ्री करवाया जाए। तो उस संदर्भ में ये कार्रवाई चल रही है। कितनी एकड़ जगह होगी लगभग? ये नगर निगम की 15 से 20 एकड़ ज़मीन है। 7-8 हज़ार यहाँ पर इलीगल फैमिली यूनिट्स हैं, तो इसको वैकेट किया जा रहा है। पिछले 6 माह से हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से वेतन की मांग की है। दिखाई दे रहा है ये नजारा है फरीदाबाद के सरकारी मेघपाई होटल का, जहां पिछले 6 माह से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। इसी से परेशान होकर आज कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना था कि पिछले 6 माह से उनका वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते स्कूल वालों ने भी उनके बच्चों को पढ़ाने से मना कर दिया है। इसके साथ ही घर का खर्च भी चलाना भारी हो गया है। सरकार उनको जानबूझकर परेशान कर रही है। अगर जल्द ही उनका वेतन नहीं दिया गया तो 11 अप्रैल को बल्लभगढ़ में कर्मचारियों की बड़ी मीटिंग करेंगे और उसमें जो फैसला होगा उसी के आधार पर आगे काम किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि कर्मचारियों को हमारे यहाँ पर 7 से 8 महीने तक होने जा रहे हैं वेतन न मिलने का, जिसकी वजह से कर्मचारियों भारी रोष है। उनका परिवार मतलब रोड पर आ गया। एक तरह से राशन वाले, दूध वाले और स्कूल के जो लुटेरे हैं वो बार बार कर्मचारियों को प्रवोक कर रहे हैं कि भी तुम्हारा बच्चा स्कूल से निकाल देंगे। फीस न होने की वजह से कर्मचारियों में रोड पर निकलना दूभर हो गया है। इसलिए हमारे आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि फटाफट हमारी तनख्वाह रिलीज कराई जाए, ताकि हमारे बच्चे आराम से स्कूल में पढ़ सकें, उनका पेट भर सके। नहीं तो मरने की नौबत आ रही है इस वक्त। एटा जनपद में कोरोना दोबारा अपने पैर पसारने लगा है, जिसके चलते कक्षा 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कोरोना का प्रकोप दोबारा से अपने पैर पसारने लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं कोरोना के मद्देनजर यूपी सरकार ने निर्णय लिया है कि कक्षा 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। वहीं निजी और सरकारी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसी क्रम में जनपद कोतवाली प्रभारी मारहरा अखिलेश कुमार तिवारी ने कोरोना के चलते थाना क्षेत्र के लोगों को सचेत किया। वहीं लाउड स्पीकर द्वारा सूचित कराया गया कि कोरोना का संक्रमण दोबारा फैलने लगा है, जिसके चलते आप लोगों की सुरक्षा को लेकर शासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका आप लोगों को पालन करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। इसलिए प्रत्येक दुकानदार, ग्राहक, आने जाने वाले लोग मास्क लगाना शुरू कर दें। वहीं उन्होंने कहा कि आप लोग मास्क लगाएं, उचित दूरी बनाएं और कहा कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। महाराष्ट्र और एमपी में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से व्यापक स्तर पर फैल रहा है। इसको देखते हुए शासन ने अपने यहाँ पुनः दिशा निर्देश और सावधानी बरतने के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका आपको अनुपालन करना है। यदि आपके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया तो कल से चालान कटना शुरू होंगे। यदि ये नहीं कहा जाएगा तो आपको जानकारी नहीं है। इसलिए प्रत्येक दुकानदार, ग्राहक, आने जाने वाले लोग मास्क लगाना शुरू कर। 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, इससे आपका और आपके परिवार की सुरक्षा होती है।
वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। बीते दिनों थाना एतमादपुर क्षेत्र के आगरा कानपुर हाईवे स्थित जंगल में महिला के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर पुलिस ने दूसरे आरोपी योगेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद इस मामले में गौरी नाम के युवक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जिसके बाद योगेश और एक अज्ञात आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, जिसमें पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल योगेश से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। आगरा के एसएसपी मुनिराज ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा गठित की गई टीमें लगातार गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में जुटी हुई थी, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया को जानकारी देते हुए एसएसपी मुनिराज ने बताया कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पुलिस जेल से जमानत पर बाहर आए हुए इस प्रकार के अपराधियों पर भी पैनी नजर रखेगी। इसके अलावा सुनसान और जंगल वाले इलाकों में भी पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। आगरा से देवेश दीक्षित की रिपोर्ट। जनपद आगरा में थाना एतमादपुर में पुलिस का सूचना मिली है। 29 तारीख में एक सूचना मिली है, पति पत्नी के साथ मारपीट करके कुछ पैसा छीन लिया, इस तरह सूचना मिला। 112 का सूचना मिला। उसके बाद पुलिस ने अगले दिन उन लोगों ने 30 तारीख थाना एतमादपुर में चौकी चलेश्वर आके उन लोग पति पत्नी लिखित एक शिकायत दिया था। पति पत्नी दोनों मोटरसाइकिल में जा रहा था, उनके पीछे 3 लोग बुलेट मोटरसाइकिल में आके ओवरटेक करके उनका ज़बरदस्त खींच के जाके जंगल में उनका साथ गलत काम किया और उनका साथ लूटपाट किया और मारपीट किया। यह सूचना देते ही तुरंत पुलिस ने उस तारीख के आधार पर एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति को मेडिकल कराया। मेडिकल करने के बाद टीम गठित किया मैंने। उन्होंने एफआईआर में 2 लोग नामजद दिया, एक अज्ञात व्यक्ति का उन्होंने एफआईआर दर्ज किया 3 लोगों के खिलाफ। और पुलिस ने पहले एक व्यक्ति गिरफ्तार किया, एक दिन पहले उनके गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा था। और उसके बाद पुलिस लड़की ने 164 हुआ, 164 का आधार पर पुनः हम लोगों ने और एक व्यक्ति के मुलजिम का भी गिरफ्तार किया है हमारी टीम गठित करके। आज उनकी गिरफ्तारी हुआ है, उसका नाम है, मुलजिम का नाम योगेश्वर। उन्होंने घटना का पूरा कन्फस किया, कबूला है घटना उनका कैसे अंजाम दिया है और कैसे कैसे उन लोगों ने किया, उसके बारे में उन्होंने कन्फस किया। उसके आधार पर उनका गिरफ्तार करके आज उनका हाथ से पैसा भी रिकवर किया, लूटपाट किया था उसका पैसा भी रिकवरी हुआ है। और बाकी और एक मुलजिम चेस है, उसके गिरफ्तारी करने के लिए हम टीम गठित करके लगातार पुलिस जारी रखी है। वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। गोवर्धन क्षेत्र के गांव भगोसा पाडल गांव के किसानों की दर्जनों बीघा खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सैकड़ों ग्रामीणों ने बहुमुश्किल आग पर काबू पाया। सोहन लाल और नेत्रान ने बताया कि बरसाना रोड भरतपुर फीडर के पास भगोसा के किसानों की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई, जिसमें चतुर्भुज, सोहन लाल, भगवान शाह, ब्रजमोहन, रामबाबू, रमेश, दाऊजी, नेत्राम, तुलाराम, अशरफी, मनोहर, साहब सिंह, लीला, अशरफी, मोहन आदि किसानों की दर्जनों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। कैलाश चंद दीक्षित ने बताया कि गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग करीब 1 बजे लगी। वहीं पास में गेहूं की कटाई कर रहे किसानों की चीख पुकार सुनकर भगोसा, पाटल, ओमनगर, नीमगांव, मडोरा, पलसों के सैकड़ों ग्रामीण आनंद फानंद में दौड़ कर आए। बमुश्किल से करीब 2 घंटे तक आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और तहसीलदार और सीओ रविकांत पाराशर भी मौके पर पहुंच गए। यहाँ पर घटना का कुछ पता ही नहीं चला, आग लगी है एक साथ। ये गाड़ी खड़ी है, पता नहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ है, किस तरह से लगी है। कितने बीघे जल गई? कम से कम 100 बीघा से ऊपर जमीन जल चुकी है। कारण कोई पता चल पाया कि प्रशासन तो यहाँ पर कोई गौर ही नहीं कर रहा है। प्रशासन को 2 घंटे से जो फोन किए जा रहे हैं, कोई भी नहीं आने को तैयार। गाड़ी भी नहीं आई है, कोई गाड़ी, कोई कुछ नहीं है। कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति ही नहीं है यहाँ पर। अभी तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं, कोई कुछ नहीं है। कारण का है, ये गाड़ी आई है जन कहाँ से कैसे आई है, इसमें से आँच लग के खेत में से लगती हुई और सारे खेत हमारे काटते हुए खेतों में चल लगी है। ये झाड़े हुए खेतों में सारा जल गया है हमारा। 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो, और उसमें से हम जान बचा कर भागे हैं जैसे तैसे। फायर ब्रिगेड में फोन किया है, वो पता पूछती है तो 4-4 बार के मतलब इसमें कहाँ से कहाँ पता है तुम्हारा काम पता है। वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। शुक्रवार को सिद्धपुरा में अनुभूति सेवा समिति के विशेष सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित DDU ग्रामीण कौशल योजना द्वारा ABS इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड अलीगढ़ की टीम द्वारा पटियाली क्षेत्र में युवतियों की काउंसलिंग कर 30 होनहार युवतियों का चयन किया गया। इस मौके पर अनुभूति के संरक्षक किरण यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि अनुभूति बेटी सशक्तिकरण मिशन का
मुख्य उद्देश्य पटियाली क्षेत्र की नौजवान बेटियों की सोच में बदलाव लाने और आशावादी सशक्त पहचान देने और आत्मनिर्भर बनाने का है। अनुभूति सेवा समिति के बारे में भी ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत हमारे भाई लोगों ने बता ही दिया। मैं आप लोगों से आज डायरेक्ट बात करूँगी कि ये जो आज टीम लेके आए हैं, ये आपके लिए रोजगार वाला लेके आए हैं, इसको आप दिल से सोचिए कि हमें करना है। जब आप मन में ठानेंगी कि हमें करना है तो आप कर जाएंगी। वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल को लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं या उल्लू बनाते हैं, लेकिन माही हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस दिन पौधारोपण कर 1 अप्रैल को अलग अंदाज में मनाया। इस मौके पर माही हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष और संस्थापक महक श्रीवास्तव ने संस्कार पब्लिक स्कूल परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर महक श्रीवास्तव ने कहा कि हम गरीबों के लिए काम करने के लिए ट्रस्ट संकल्पित हैं। हमारे ट्रस्ट के सदस्यों का मानना है कि हम गरीबों के हित में काम करें और उन्हें उनका अधिकार दिलाने में सक्षम साबित हों। वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। वैसे तो यमुना किनारे हर शाम आमतौर की तरह आम होती है, मगर हम आपको बता दें कि आज वैसा बिल्कुल नहीं है। आज हमारी नज़र वहाँ पर एक यमुना भक्त पर पड़ी जो कि खुद ही अपने आप में अपने भाव के साथ अपने आराध की सेवा में जुटा हुआ था। वो अपने आराध की श्रृंगार सेवा में मस्त था। श्रृंगार के बाद मानिए कि वहाँ विराजमान माँ यमुना जी के साथ श्रीनाथ जी बाबा का स्वरूप अपने आप में अलौकिक झांकी के रूप में नजर आ रहा था। वहीं माँ यमुना की पूजा कर रहे कुछ श्रद्धालुओं ने पुष्ट मार्गीय संप्रदाय के अनुरूप होने वाले इस उत्सव के बारे में जानकारी दी। हम लोग कलकत्ते से आए हैं। आज यहाँ आपने क्या उत्सव मनाया है? हमने फुल पाक का मनोरथ किया है। हम लोग सब फ्रेंड्स लोग हैं तो मिल के आए हैं। कोरोना में आना तो हम लोग सोचे थे नहीं होगा जिस तरह से अभी हो रहा है, लेकिन यमुना मैया कृपा करी, हम लोग आ गए इधर और इतना सुंदर मनोरथ किए हैं। बोलो जय यमुना मैया की जय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस।